झारखंड के इस चुनावी माहौल में प्रभात खबर ने हटिया के दो प्रत्याशी भाजपा से वर्तमान में प्रतिनिधि जनता प्रतिनिधि और वहीं दूसरी तरफ 2 बार से चुनाव लड़ रहे हटिया से कांग्रेस के प्रतिनिधि दोनों को ही आमने सामने बुलाया है और दागे हैं कई तीखे सवाल। आप भी सुनिए क्या कुछ सवाल का जवाब रहा नवीन जायसवाल का, जो कि हटिया में वर्तमान विधायक है और वहीं उनके प्रतिद्वंदी और एक दूसरे से गहरी मित्रता रखने वाले अजयनाथ सहदेव ने किस तरह से अपने अपने विचारधारा को यहाँ पर रखा है, चुनावी मुद्दे उठाए हैं और क्या कुछ कहा है आगामी चुनाव को लेकर। सबसे पहला सवाल नवीन जी से। आप हटिया में 3 बार विधायक रहे हैं हटिया से, ऐसा कोई अपना 5 काम बताएं जिसको जनता याद रखे। देखिए, सबसे पहले 2012 में हटिया की जनता ने अपने आशीर्वाद देके मुझे विधायक के रूप में चुना और जब मैं क्षेत्र में पहले घूमता था तो तकलीफ़ ये लगती थी कि आज़ादी के 65 इयर्स बीत जाने के बाद भी रातू में और नगड़ी में जो हमारी बच्चियां हैं, कस्तूरबा गांधी जो हॉस्टल स्कूल है वो नहीं बना था। रातू और नगड़ी की बच्चियां कोई मांडर जाती थी, कोई सिल्ली में जाके पढ़ती थी। तो लगातार उसके लिए मैंने विधानसभा में बात उठाकर और ये दोनों स्कूल को एक रातू प्रखंड में और एक नगड़ी प्रखंड में बनवाया। दूसरी बात, जब मैं विधायक बना तो एनएच से सटा हुआ जितना ग्रामीण क्षेत्र था, चाहे रातू प्रखंड का हो, चाहे नगड़ी प्रखंड का हो, चाहे नामकुम प्रखंड का हो, सभी गांव कच्चे सड़क थी, कोई गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था। उस समय लगातार 2 बार जब मैं विधायक बना और अभी भी तीसरी बार जब रहा तो 2 बार में एवरेज हर साल 65-70 किलोमीटर हर साल मैं रोड वहाँ पर पास करता था आरईओ से। एक विधायक को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ही बनाने का अधिकार रहता है, लेकिन प्रयास करके, सरकार से समन्वय करके, विभाग से समन्वय करके जो विधायक 20 किलोमीटर बनाते थे, दूसरे विधायक मैं 60 किलोमीटर बनाता था हर साल। तो आप समझिए कि 5 साल में 300 किलोमीटर और दूसरे साल में फिर 300 किलोमीटर। तो लगभग इस क्षेत्र में सभी ग्रामीण क्षेत्र को मैंने सड़क के जाल से बिछाया। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो और विधायक बना तो लोग बोलते हैं कि मैं जब बोलता था कि सुबह में आता हूँ मीटिंग करने, तो बोले भैया सुबह मत आइए, शाम में थोड़ा देर से आइए। हम बोले कि भाई क्यों? तो बोला रात भर हम लोग जगते हैं। तो हम बोले भाई रात में क्यों जगते हो? तो रात में इसलिए जगते हैं कि दिन में वोल्टेज नहीं रहता है, हमारे किसान भाइयों का कहना था। अब उस समय मैं प्रयास किया, उस समय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे जब मैं उपचुनाव जीता। उसके बाद पहला विधायक मैं झारखंड में हूँ जो 1 करोड़ रुपये के विधायक फंड से 200 केवी का, 100 केवी का ट्रांसफार्मर खरीदा और हर एक गाँव में ट्रांसफार्मर लगा के किसानों के लिए, और गांव में जहां छोटी थी वहां बड़ी ट्रांसफार्मर लगा के बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। और आज हमारे किसान दिन में पटवन करते हैं, उन्हें रात में जागने की ज़रूरत नहीं है। रात में बहुत दुर्घटना भी घटती थी, कभी सांप काट लिया, कभी कुत्ता काट लिया। फिर आप देखेंगे तो विस्थापितों के लिए रघुवर दास की सरकार के समय 400 घर, और घर मतलब कि वो आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट हाउस, 6.5 डिसमिल में 1250 स्क्वायर फीट का एक घर बना के, जिसका फाउंडेशन G+4 का है, 212 करोड़ का घर बनाया। कांग्रेस जेएमएम सरकार ने 2019 में वादा किया था कि जो एचईसी का सरप्लस लैंड है वो रैयतों को वापस करेंगे। अब 2019 दिसंबर में वो घर बन के कम्प्लीट हो गया। 2020 14 जनवरी के बाद डेट फिक्स था कि रघुवर दास जी उसके उद्घाटन में रहेंगे। अब ये हुआ कि जब कांग्रेस ने वादा किया कि हम रैयतों को सरप्लस लैंड वापस कर देंगे, तो
तो रैयत कंफ्यूज कर गए कि भाई सरकार हमको ज़मीन देगी सरप्लस लैंड। तो रैयत ज़मीन के फिराक में घर भी नहीं लेना चाह रहे थे कि अब घर क्या करेंगे लेके, हम अपना ज़मीन ही ले लेंगे, जो बचा हुआ मेरा बाप दादा पुरखा का ज़मीन है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे पुरखा जो ज़मीन देखे गए थे उनको ज़मीन भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिला। यही हुआ कि ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, ना ज़मीन अगर मिलता तो ज़मीन दे देना था, घर देना था तो घर दे देना। 5 साल में उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। 2014 से 19 में लगभग 500, आप सब जानते हैं कि HEC कांग्रेस के रीजन में बना था जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और 55 साल पहले से जो समस्या आ रही थी, वहाँ के जो विस्थापित थे जिनको 10 डिसमिल ज़मीन 20 डिसमिल ज़मीन मिला था, ज़मीन तो मिल गया, घर मकान बना लिए, लेकिन उनका पट्टा नहीं मिला, उनको मालिकाना हक नहीं मिला, उनका म्यूटेशन नहीं हुआ, उनका रसीद नहीं कटा। कैंप लगा के चीफ सेक्रेटरी से और रघुवंश जी से समन्वय करके, चीफ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करके, DC को इन्वॉल्व करके लगभग 500 विस्थापितों का घर का म्यूटेशन, मालिकाना हक और रसीद कटवाने का मैंने काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2019 चुनाव के बाद जो कांग्रेस JMM RJD की इस गठबंधन की सरकार है, इस 5 साल में मैं 5 लोगों का भी, लगभग 500 और छूटे हैं 500 लोग, 5 लोगों का भी मालिकाना हक नहीं दिला पाया। राजनीति पॉजिटिव सोच के साथ होनी चाहिए, जो विस्थापित है उनकी समस्या समाधान हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के लिए हमने रातू में कई प्रयास किया और CHC को और अपग्रेड किया। नगड़ी प्रखंड के लिए लगातार 4 बार विधानसभा में मैंने CHC के लिए स्थापना के लिए, शुरुआत के लिए प्रश्न डाला। हर बार सरकार ने आश्वस्त किया और लास्ट में अपना एक्सक्यूज़ दिया स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन नहीं है प्रखंड का, इसीलिए CHC की स्थापना नहीं हो सकती है। केवल नगड़ी नहीं, अगल बगल और आसपास के क्षेत्र के भी लोग उस डेंस पॉपुलेटेड एरिया में अगर एक CHC बन जाता तो वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य में होता, कॉलेजेस बनता तो और अच्छा होता। लेकिन चलिए, और अगर शहरी क्षेत्र को देखेंगे तो 550 करोड़ का अमृत योजना के तहत हम और रघुवर दास जी संयुक्त रूप से शिलान्यास किए थे। जो ट्राई जोन है, हरमू का एरिया हो, विद्यानगर, गंगानगर, जमुना नगर, कृष्णा नगर, मधुकम क्षेत्र, उस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछा करके 2021 को इसको पाइपलाइन से कॉन्ट्रैक्टर को जो MOU था कि वो 2021 में वो पानी पहुंचा देंगे। अब 2024 ख़त्म होने को है, जल मीनार बन गया, पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन अभी तक पानी का सप्लाई इस सरकार से उम्मीद भी नहीं था कि कर पाएगी और नहीं हुआ। 450 करोड़ का मैंने 10 पंचायत में जो काम शुरुआत 5 साल से लगा हुआ था, लास्ट में स्टार्ट हुआ। आने वाले समय जो जल नल योजना का प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को शुद्ध जल मिले, और उसमें कई पंचायतों में काम चालू हुआ, लेकिन जहां काम भी चालू हुआ वहां पर बंदर बांट हो रहा है। जहां पर 400 फीट बोरिंग करना है वहां पर ट्रैक्टर लगा के खोद दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। और जिस उद्देश्य के साथ ये योजना की शुरुआत की गई, वो योजना अगर सही माने में सरकार के नियंत्रण में, एजेंसी तो भाई PhD विभाग है, सरकार के अधीन है, अगर वो काम होती तो सभी को काम शुद्ध पानी मिलता, गांव के लोग को जो कहीं डाड़ी से, कुआं से लाने की या तालाब से ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अधूरे काम है उसको फिर आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे। सर, पिछले 3 चुनाव से आप हार रहे हैं, चूक कहाँ हो जा रही है? दो चुनाव। 2 चुनाव, चलिए 2 चुनाव से सर, तो सर चूक कहाँ हो जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जिसे जनता चुनती है वही जीत के आते हैं। जब पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा था उस समय आपको याद होगा वो उपचुनाव था। उपचुनाव में युवराज गोपाल शरण वहाँ विधायक थे, उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद मैं आया और उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का एक नेचुरल कैंडिडेट था, उस वक्त मुझे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था और मैं JVM से लड़ा था। तो उस वक्त जो कन्फ्यूजन था उसमें गवर्नमेंट में आजसू भी थी, उस समय पार्ट थी और
नवीन जायसवाल जीत के आए उस वक्त में। उसके बाद 2014 में मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था, जो जब मेन चुनाव हुए थे। 2019 की मैं बात करूं अगर, तो उस वक्त के इलेक्शंस में मैंने काफ़ी कोशिश की थी लोगों का विश्वास जीतने के लिए। लगभग 1 लाख लोगों ने अपना समर्थन भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये कनेक्ट होने में या लोगों तक पहुंचने में ये कमी रही। तो उस कमी को मैंने इस बार दूर किया है, क्योंकि उस वक्त लोग पूछते थे कि आप अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो आप हमारे बीच रहेंगे। तो मेरा ये वादा हुआ करता था कि मैं चुनाव जीतूँ या हरू, मैं आपके बीच रहूँगा, आपके सुख में भले ना आऊँ, मैं आपके दुख का साथी बनूँगा। और मैंने इस बात को निभाया, आज तक मैं इस बात को निभा रहा हूँ। और लोगों से एक जो संबंध बना है, विधायक न रहते हुए भी जो उनके बीच की जो समस्या रही, व्यक्तिगत अपने खुद के अपने परिश्रम से, खुद की लगन से मैंने उनके लिए काम आने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता हमें ज़रूर चुनेगी। रही बात पिछले चुनाव की, तो मैंने आपको फिर कहा कि कहीं ना कहीं वो कमी मुझ में ही रही कि मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इतने लोगों ने विश्वास तो जताया था कि वो लोग थे जहां तक मैं पहुंच पाया था। मैं काफ़ी जगह पे नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि हटिया विधानसभा काफ़ी एक बड़ा क्षेत्र है और इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, मैं खुद ही दोषी हूँ। और इस बार के चुनाव में जो लोगों से कनेक्ट रहा है, इसका मैं श्योर हूँ कि इस बार जो लोगों का विश्वास जो है मुझ पर रहेगा, ताकि मैं उनके काम में आ सकूँ। लोगों को लगता है कि ये पोजीशन में नहीं रहते हुए भी जब इतना कर सकता है, तो अगर जगह पे आएगा और जितने सेंसिटिव तरीके से मैं काम करता हूँ, लोगों का विश्वास है कि इस बार मैं आऊँगा और उनके लिए एक अच्छा विधायक के रूप में काम कर पाऊँगा। हाँ नवीन जी, राजेश आपके लिए एक सवाल है कि हटिया के लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? बड़ा संक्षेप में जो बना। देखिए, हटिया क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, ये काम तो हम लोग का कर्तव्य है। कोई भी विधायक रहते हैं अपने क्षेत्र के विकास से कमिटेड रहते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन मुझे लगता है इस बार चुनाव सड़क, नाली, बिजली, पानी के लिए नहीं हो रहा है। इस बार चुनाव झारखंड की अस्मिता को और झारखंड को बचाने के लिए हो रहा है। इसलिए कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक झारखंडी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, जिस तरह से पॉपुलेशन का अनुपात बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी बिगड़ रही है, आप देखेंगे कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में भी मैं जानता हूँ, कई जगह व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि कई बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुस्लिम के माध्यम से वहाँ पर बसाने का साजिश जो है और प्लानिंग के साथ लोग बस रहे हैं। और अचानक लास्ट इलेक्शन में जहाँ 400 वोट था, अभी 1400 हो गया है। कई मेरे पास प्रमाण भी हैं। आप संथाल परगना में अगर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, प्रेस मीडिया में सब रिपोर्ट आ रहा है। प्राथमिकता झारखंड को बचाने के लिए प्राथमिकता सबसे बड़ी है। अगर झारखंड बचेगा तो सड़क, नाली, बिजली, पानी तो हम लोग टूटेगा तो बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार झारखंड खराब हो जाएगा प्राथमिकता में, तो फिर झारखंड को बचाना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आज स्थिति खराब हो गई, वहाँ पर जो हमारे कुछ रिलेटिव है वो पलायन करके अब झारखंड आ रहे हैं, जमशेदपुर में 1-2 शिफ्ट हुए। ये स्थिति आज उत्पन्न हो रही है। सर नमस्कार, अजय जी से मेरा सवाल है, वर्तमान विधायक के काम से आप कितना संतुष्ट हैं और आप इनसे अलग क्या करेंगे अगर जीतते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक के काम से अगर सब संतुष्ट होते तो जो अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है वो नहीं मिलता। कहीं ना कहीं विधायक के कार्यों में रोड, नाली, गली बनाना अपनी जगह है, लेकिन आज भी बुनियादी चीज़ों से आज वंचित हैं लोग। आज भी हटिया विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी बहुत लोगों को उपलब्ध नहीं है। सड़कों का डिमांड अभी भी काफ़ी है, इतना बढ़ाने के बावजूद भी, जबकि ये विधायक रहे हैं तो काफ़ी बार डबल इंजन की सरकार में भी विधायक रहे, मुख्यमंत्री से नज़दीक होने की वजह से काफ़ी पावर्स इनके पास थे। लेकिन उसके बाद भी जिस अनुपात में डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके अलावा जो मुझे लगता है जो कमी दिखती है मुझे, शिक्षा के क्षेत्र में एक कस्तूरबा गांधी जरूर इन्होंने बनवाया, लेकिन मुझे लगता है कि एक विधायक अगर खास करके राजधानी का विधायक अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशल फोकस करके काम करता, क्योंकि हम बराबरी की बात तो करते हैं, लेकिन जो आज आम लोग हैं, जो गरीबों के बच्चे जहाँ स्कूल में जाते हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि मैं खुद अगर विधायक बनता हूँ तो मेरा विशेष ध्यान रहेगा अपने क्षेत्र के किसी 2 गवर्नमेंट स्कूल्स को पकड़ के इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जिस तरह की शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल अच्छे स्कूलों में मिलती है, वो एक की आप 2 ही करिएगा। नहीं, मैं 2 को मॉडल मैं बनाना चाहता हूं, ताकि उसको देख के बाकी जगह भी जो गवर्नमेंट से होगा,
मेरा ये मानना है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके भी स्कूलों को बेटर किया जाता है। इसके अलावा आपको विभिन्न जो हमारे मैं जाता हूँ जब किसी गांव में, तो वहाँ के बच्चों को जब पढ़ते हुए देखता हूँ तो मोस्टली उनकी पढ़ाई चौकी में बैठ के 2-3 बच्चे पढ़ते हैं। काफ़ी बार जो 4-5 विद्यार्थी मिलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो चौकी में बैठ के या बेंच में बैठ के पढ़ाई करते हैं। प्रॉपर टेबल कुर्सी भी काफ़ी जगहों पे नहीं होता है। अगर एक सामुदायिक भवन को एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम के रूप में डेवलप किया जाए तो वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और वहाँ के जो यूथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी पढ़ने की जगह हम व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर पंखा लगा रहे, बिजली रहे, अगर लोड शेडिंग होती है तो इन्वर्टर की भी व्यवस्था रहे। ये बिल्कुल बुनियादी बात है, बट इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। वहाँ पे अच्छे अखबार, अच्छे मैगजीन रखे जा सकते हैं। इसके लिए बहुत खर्च की ज़रूरत नहीं है, एक सोच की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मैं काम करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जो विधायक फंड की जो योजनाएँ होती हैं या विधायक से रिकमेंडेड जो योजनाएं होती हैं उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जो ज़मीन पे उतरता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जब आप घर बनाते हैं तो 50 साल 100 साल चलता है, लेकिन एक सामुदायिक भवन बनता है तो उसका 5 साल 6 साल 10 साल में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं खुद के किए हुए कार्यों में और खुद के रिकमेंड किए हुए कार्यों में भी इस बात को ओपनली बोलता हूं कि मैं सोशल ऑडिट कराने के लिए तैयार हूं कि लोग उसके सोशल ऑडिट कर सके कि इसमें कितना पैसा लगा, कितना पैसा सैंक्शन था और कितना पैसा कमीशन खोरी में गया। तो इन बातों के लिए मेरा माइंड बहुत क्लियर है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, आज हम लोग रांची शहर एक राजधानी है और हटिया विधानसभा के काफ़ी क्षेत्र जो है शहरी इलाके में आते हैं। यहाँ का ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। इसके लिए गर्मियों में जो आप अखबार के माध्यम से एक कैंपेन चलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दो। इसके अलावा बहुत सीरियस काम इस पर नहीं हो सका है, सप्लाई वाटर टैप से नहीं पहुँच सका है। तो सप्लाई वाटर टैप से क्यों नहीं पहुंच पाया है? हर घर में सप्लाई वाटर पहुंचना चाहिए और जहां पहुंचा भी हुआ है वहां भी सप्लाई वाटर सही नहीं मिलता है। इसके लिए भी इस क्षेत्र को एक डेवलपमेंट के मॉडल पे 5 साल तो आप ही की सरकार है, बोल तो रहे कि नहीं पहुंच रहा है फोकस। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि उसके लिए कौन है विधायक, अगर समझ लीजिए अगर चाह ले अपने क्षेत्र में, ऐसा कैसे होता है कि जिस तरह की बात जब विधायक किसी काम में चाह ले तो वो हो जाता है। इस पे कितनी बार इन्होंने धरना दिया, कितनी बार प्रदर्शन किया, कितनी बार इसको इशू बनाया, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जैसे आप जाएंगे एयरपोर्ट के पास के जो विस्थापित हैं, ये विस्थापित कब हुए थे? और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की ये बात है जब आर्मी ने उनकी ज़मीन ली थी। आज वहाँ पे एक पाइपलाइन भी जाता है। ये पिछले काफ़ी वर्षों से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है कि वहाँ पाइपलाइन भी आप लेके जाएंगे तो उसको आर्मी रोक देती है, ये बोल के कि ये आर्मी की ज़मीन है। बट आर्मी के पास पेपर के नाम पे सिर्फ एक नक्शा भर है जिसको एक मार्का है कि ये ज़मीन जो है आर्मी की लैंड है, बट वो आर्मी की अधिकृत की हुई ज़मीन नहीं है। इस पे फोकस करके इस पे मुझे लगता है कितनी बार है कि विधायक ने इसमें स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री और स्टेक होल्डर जो गांव वाले हैं इनके साथ मिलकर ये 3 पक्ष को बैठा के इसको सॉल्यूशन करने के लिए आज तक गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। इसको भी करने की ज़रूरत है। इन बातों को प्रमुखता से मैं काम करूंगा और इसको इस बात को ज़मीन पर उतारेंगे हम। नवीन मेरे पास कुछ चल रहा है, बताओ। देखिए क्या है कि शॉर्ट में अजय भाई का जो प्रश्न है, विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है और सरकार सरकार होती है। मैं जब विधायक नहीं भी था और आजसू में था तब भी सरकार से समन्वय करा के कई काम किया है। राज्यसभा सांसद से लेकर अपने सांसद से लेकर सरकार से समन्वय। अभी इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के पीछे जो गांव है आर्मी उसको रोकती है। 65 साल कांग्रेस की ही सरकार थी, ये 65 साल पुराना मुद्दा है। अभी उसके पहले लास्ट 3 साल पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिलकर इस विषय को मैंने रखा था। संजय सेठ अभी सौभाग्य से रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके साथ बैठक पूरे गांव वालों के साथ करा के और मैंने घोषणा भी वहां किया। संजय भैया ने भी वो बात को रखा कि आप आर्मी लोकल प्रशासन के साथ समन्वय करके वो बैठेंगे और आइडेंटिफाई करा के वहाँ जो पाइप नहीं बिछने देता है, सड़क नहीं बनाने देता, उसका समाधान करेंगे। लेकिन अभी हमारे 10 साल से ही सरकार है, 65 साल तो कांग्रेस का था, ये 65 साल में नहीं, 10 साल में बहुत निश्चित तौर पर और कई रोड हम लोगों ने बना दिया है। अभी पाइपलाइन का जो इन्होंने कहा, पाइपलाइन ऑलरेडी बिक चुका है। दूसरी बात, जो स्कूल का अपग्रेडेशन हो या स्कूल में व्यवस्था हो, ये गवर्नमेंट का सोच होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आज रिम्स जाइएगा तो क्या स्थिति है, आप सदर हॉस्पिटल में देखे होंगे कि अभी सदर हॉस्पिटल में क्या हुआ नहीं हुआ कि प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ से डिस्चार्ज ये सरकार करा दी और डिलीवरी उसका रोड पे हो गया। तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा?
गवर्नमेंट का है, विधायक का काम आवाज उठाना है और अपने सोर्स से समन्वय बैठा के काम करना है। थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। आप लोग अब तीसरी बार लगातार प्रतिद्वंदी हो जाएंगे, आपस में चुनाव में जाएंगे। अजय जी कितने टफ लगते हैं चुनावी मैदान में आपको? देखिए अजय जी मेरे मित्र हैं। ये टफ और हार्ड की बात नहीं है। पूरे झारखंड में हम लोग दोनों ऐसे हैं, हम लोग चुनाव जरूर एक दूसरे के सामने लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से उठ के नीति और सिद्धांत अपनी है हर पार्टी की, वो अपने लाइन पे चलते हैं, हम अपने लाइन पे। जनता को तय करना है वोट किसको देना है, और वोट कमल में कितना आएगा, पंजा में कितना आएगा, वो जब काउंटिंग होता है तो हटिया में केवल यही थोड़ी है, 27 कैंडिडेट का फॉर्म ले लिए है, तो यहाँ तो दर्जनों कैंडिडेट रहते हैं और जनता जनार्दन होती है, मालिक होती है, वो जिनको अपना आशीर्वाद देती है चुन के आते हैं। और हम लोग अपना ये जरूर कहेंगे कि इस बार केवल हटिया नहीं, पूरे झारखंड में लोगों का मन हम लोग भी पढ़ते हैं। लोग इस बार झारखंड को बचाने के लिए, रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा के लिए इस बार अपना मतदान करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बीजेपी की बनेगी। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, डेमोग्राफी की बात जो की थी, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, आपका परमिशन अगर है तो। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी झारखंड में डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रही है, आप देखेंगे इनको अगर अपने काम पे यकीन होता तो डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने कार्यों के अनुसार वो उसके अनुरूप वोट मांगते। कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल इशू लोगों को बहकाने और भड़काने की होती है। कुछ सही झारखंडी अगर होगा तो यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, सब लोग, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग मिल के रहते आए। और कहीं ना कहीं ये इशू जब रेज किया जाता है तो वो एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई घुसपैठिया है तो किसने रोका है आपको? बॉर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, बॉर्डर को कौन चेक करता है? तो घुसपैठिए आए हैं तो बॉर्डर के पार से आए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके, पोलराइज करके वोट लेने का प्रयास जो है, मेरा खुद का ये मानना है कि ये गलत है। कहीं ना कहीं हम डेमोग्राफी की बात करके यहाँ का एक सोशल फैब्रिक है उसको खराब करने की बात करते हैं। मेरा एक अरे तो ये लंबी बात हो जाएगी। सेंटिमेंट से तो दोनों खेलते हैं, आप भी कम नहीं खेल रहे हो, ये भी खेल रहे होंगे, तो वो तो अलग मामला है चुनाव का। नहीं, देखिए इंडियन सिटीजन जो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, आदिवासी जितने हैं, वो हिंदुस्तान के जो नागरिक है उसमें कहाँ कोई बात है। हमने कहा बांग्लादेशी घुसपैठ, उसमें कम्युनिटी की बात ही नहीं आई। वो तो देश के बाहर से जो लोग यहाँ आके अवैध तरीके से बस रहे हैं, और कैसे कैसे बस रहे हैं मैं भी जानता हूँ, अजय भी भाई जानते हैं। और यहाँ पर स्थिति तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए झारखंड को इस स्तर पर ले जाना, जिस तरह बंगाल गया, बंगाल को दूसरा, झारखंड को बंगाल हम लोग होने नहीं देंगे। भाजपा में आपके जाने के बाद काफ़ी चर्चा में रही, मामला कहाँ बिगड़ गया? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ र्यूमर्स थे। आपके अखबार में तो ये खबर कभी नहीं आई। ये खबरें जहाँ भी आई उसका खंडन भी मैंने समय पे किया, लेकिन बड़ा न्यूज़ छपता है किसी बारे में और खंडन जो है वो छोटा छपता है, तो काफ़ी बार लोगों। लेकिन आप अगर मेरा टाइमलाइन देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि मैंने जिस वक्त ये अफवाहें उड़ी, किसी ने कहा कि 10 बजे बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद मुझसे लोगों ने बात की, मीडिया के साथियों ने, मैंने कहा आके देख लो मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। अब वो 10 बजे की बात को मुझे 11 बजे कंफर्म कर रहा है कि 10 बजे की खबर चल रही है। तो ये सरासर ये अफवाह थी, इस पर कोई सच्चाई नहीं थी। इसमें नवीन जी से भी है कि आपके बारे में भी काफ़ी चर्चा चली कि नवीन जी भी रांची लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, इस बात में क्या सच्चाई? देखिए, पार्टी ने मुझसे ज़रूर पूछा कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं। मैंने उनको एक ही कहा कि मैं जहाँ पर बोया हूँ वहीं काटूँगा, और हटिया में ही जीना है, हटिया में ही मरना है। और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अगर मुझे रांची भेजने में समझती उपयुक्त हूँ, तो अगर पार्टी मुझे रांची भेजती तो रांची लड़ता। लेकिन पार्टी को राय जो मैंने दिया था कि मैं हटिया में ही हूँ, और हटिया में ही मेरा पहला प्राथमिकता हटिया है, जहाँ पर मैं काम किया हूँ, लोगों से रिश्ता बनाया हूँ, सुख दुख का परिवार का रिश्ता बनाया हूँ। तो निश्चित तौर पर पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको हम लोग निभाते हैं। नवीन जी, एक सवाल है कि हर बार चुनाव में एचईसी मुद्दा बनता है,
तो पिछले 10 सालों में आपने एचईसी के लिए क्या किया जो आप बंदी के कगार पर पहुंच गया है? लोगों को 27 महीना से वेतन नहीं मिला, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको एरियर नहीं मिल रहा है, तो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग जो है बंदी के कगार पे आ गया है। आपको याद होगा कि आपके अखबार में भी निकला था 1 साल पहले, मैं और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैवी इंजीनियरिंग के जो मंत्री थे महेंद्र पांडे जी से मिला, और उस समय हम लोगों ने इससे बात करके, उनसे बात करके इसका समाधान निकालने का प्रयास किया। माननीय सांसद जी उस समय थे, अभी मंत्री हैं, वो लगातार इस विषय पर गंभीरता से लगे हुए हैं। और एचईसी का मुद्दा ये 10 साल पुराना ऐसा नहीं है भैया, ये आपका 25 साल 30 साल पहले से ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि एचईसी में जो काम कर रहे हैं उसका सैलरी हम लोग दिलाएंगे, उसकी नौकरी को सुनिश्चित कराएंगे और एचईसी को बंद होने से बचाएंगे। ये मैं सुनिश्चित आपके मीडिया के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से जरूर आश्वस्त करता हूं और इसका समाधान जरूर निकलेगा। अजय जी, आपसे सवाल है, जो कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति रहती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ, इसका कितना नुकसान चुनाव में होता है? देखिए, जब लोगों के मन में कोई असमंजस या कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच पिछले 10 वर्षों से और पिछले चुनाव को हारने के बाद में पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस के सिंबल में ही लोगों के बीच में हूँ जुड़ा हुआ, और लोग मुझे ही कांग्रेस का चेहरा उस क्षेत्र में मानते हैं और उनके हर इश्यूज़ पे मैं ही जाता हूँ वहाँ पे। तो इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन क्षेत्र के लोगों को नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की बातों का कोई असर पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग सारे एकजुट हैं और सभी लोग इस चुनाव में मेरा समर्थन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नवीन जी नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है कि आप चुनाव के हुनरमंद खिलाड़ी बन चुके हैं, जेवीएम से, आजसू से और बीजेपी, 3 पार्टी से आप चुनाव जीत चुके हैं। आपको सबसे आसान किस पार्टी से चुनाव लड़ना लगता है? देखिए, कोई चुनाव आसान नहीं होता है और अपने कार्यकर्ता और जनता पर विश्वास मैं रखता हूँ। और चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, चुनाव पार्टी और कार्यकर्ता लड़ते हैं। हम लोग को तो पार्टी एक प्रत्याशी बनाता है। 5 साल हम लोग सुख में, दुख में, काम में सभी से रिश्ता एक नेता के रूप में नहीं, हमेशा भाई के रूप में, बेटा के रूप में रहे हैं। और चुनाव में लोगों के बीच और जनता जानती है किसको वोट देना है, वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार है। आज इतना समझदार है कि आजकल एग्जिट पोल भी गड़बड़ा जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि बोलना कुछ है और करना कुछ है। तो निश्चित तौर पर हटिया की जनता की आंख को मैं पढ़ता हूँ, उनके दिल को समझता हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ हम लोग जाके ही समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या। उतना दिन से तो यही काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड वोट से यहाँ कमल खिलेगा, मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है कि कांग्रेस में ये सुनने में आता है कि भीतराघात बहुत है, शायद हटिया में आप भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, भीतरघात की बातें मैं भी सुनता हूं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं इस बात को, क्योंकि जो भी कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये जो लीडर्स हैं, वो कांग्रेस के लिए ही वोट करते हैं, कांग्रेस के लिए ही वोट मांगते हैं और इस तरह की बातें भी अफवाही होती है। काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि वो लीडर जो हैं उन्हें टिकट नहीं मिला इसलिए वो आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि सभी लोग मिलजुल के चुनाव को लड़ते हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी लीडर जो हटिया विधानसभा के हैं, वो सारे लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। नवीन जी से मेरा सवाल है, आप और अजय जी दोनों अच्छे मित्र हैं, आप जीतते आए हैं, तो अजय जी को कोई टिप्स देंगे क्या जीत के लिए कि कैसे जीता जाए? अजय भाई भी खिलाड़ी है। मैं तो रोज़ अभी नया कुछ सीखता हूँ और चुनाव में कैंडिडेट हम लोग दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। वोट पब्लिक को देना है, जनता को देना है और वो समझती है कि किस पार्टी को चुनना है। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप दोनों ही मित्र हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, तो क्या इसमें मित्रता कहीं बीच में नुकसान होता है उसका? देखिए, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी में चलते हैं तो वही आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं।
और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जब नवीन जी किसी आइडियोलॉजी में चलते हैं, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी में चलता हूँ, तो इसीलिए व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। पार्टी के प्रति हम समर्पित हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, और इसी विचारधारा को लोगों तक, जब लोग भी आपको समर्थन देते हैं तो उनकी निष्ठा भी किसी विचारधारा में होती है। तो मैं कमिटेड हूँ उस विचारधारा के लिए। व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं वो आप व्यक्तिगत निभा सकते हैं। अगर कल के दिन में इनको कोई ज़रूरत पड़े व्यक्तिगत अगर मुझे खून देने की, तो वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात आएगी चुनाव में, तो किसी भी हद तक हम लोग चुनाव जीतने के लिए जाते हैं एक दायरे में रहते हुए, लेकिन उस दायरे को हम पालन करते हैं। और इस बात को हम लोगों को विशेष, खास करके आप यंगस्टर्स हैं, इस बात को हम भी एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमेशा कीचड़ उछालना ही पॉलिटिक्स नहीं होता है। आप अच्छा काम करके, पॉजिटिव काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। उसके लिए किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब खून देंगे लेकिन वोट निश्चित कराएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।